अमेरिकी सेना ने इराक में इरबिल के करीब आईएसआईएस पर हवाई हमला शुरू कर दिया है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आईएसआईएस पर हवाई हमले और इराक को मदद का ऐलान किया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इराक में बिगड़ते हालात और इससे होने वाले असर पर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने आज उनसे मुलाकात के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगल ने इराक पर अमेरिका के रुख की जानकारी भी दी है। इराक के हालात और अमेरिकी दखल से पड़ने वाले असर पर हमारी पहली खबर देखिए। भारत दौरे पर आए अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इराक संकट पर चर्चा हुई। चक हेगल ने इराक में अमेरिका की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। इस बीच ISIL के दूसरे शहरों में कब्जा करने से इराक संकट गहराता जा रहा है। गुरुवार को ISIL के कराकुश में कब्जे के बाद इरबिल शहर पर हमले की आशंका बढ़ गई है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सेना को हवाई हमले की इजाजत दे दी। इरबिल में अमेरिकी कौंसुलेट और सैन्य सलाहकारों का दफ्तर है। To stop the advance on Erbil, I've directed our military to take targeted strikes against ISIL terrorist convoys should they move toward the city. We intend to stay vigilant and take action if these terrorist forces threaten our personnel or facilities anywhere in Iraq, including our consulate in Erbil and our embassy in Baghdad. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इराक सरकार और कुर्द सुरक्षा बलों को मदद मुहैया कराने की बात भी कही है और इराक में पहाड़ी इलाकों में हवाई मदद के जरिए भोजन और पानी की सहायता पहुंचाई गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी आतंकवादियों के हमले की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से इराक सरकार की मदद की अपील की है। The members of the Security Council call on the international community to support the government and people of Iraq and to do all it can to help alleviate the suffering of the population affected by the current conflict in Iraq. काराकुश समेत कई कस्बों में ISIL के कब्जे के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। इराक में याजीदियों समुदाय के प्रतिनिधि ने देश में जारी हिंसा को रोकने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين، ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك واليوم يذبح اليزيديين। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी कार्रवाई का असर मध्य एशिया पर पड़ेगा। This particular decision by the United States will alter what I would call as the geopolitical balance currently in the region. Now, this particular attack has been authorized by President Obama because the Iraqi government has made a formal request. अमेरिकी हवाई हमलों की आशंका के बाद यूरोप समेत एशियाई देशों के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। इससे पैदा होने वाले तेल संकट के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। जून से शुरू हुए इराक संकट के बाद से ISIL ने तिकरित, मोसुल, किरकुक समेत कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा कई तेल रिफाइनरी और सैनिक अड्डों पर उनका कब्जा हो गया है। पिछले कुछ महीनों में इराक में लाखों लोग बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी हाँ, तो आपने देखी हमारी रिपोर्ट और किस तरह से जो इराक में हालात हैं उस पर भारत भी चिंतित नज़र आ रहा है, किस तरह से पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और इस वक्त फ़िलहाल इराक में आखिर हो क्या रहा है, किस तरह से इन लोगों को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। और वो अमेरिका जिसने एक दौर में इराक पर हमला किया जब सद्दाम हुसैन वहाँ पर मौजूद थे और किस तरह से पूरे राजनीतिक हालात बदले। 2011 में वहाँ से अमेरिका निकला और वापस अब अमेरिकी सैनिक क्या वहाँ जाएंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से एक मसीहाई अपने किरदार में वापस आ रहा है अमेरिका इराक में, और ये लोग जो हैं जिन्हें यजीदीज़ कहा जाता है, यानी यजीदी लोग जो हैं, ये कौन लोग हैं और इन्हें क्यों मारना चाहता है आखिर आईसिस, इस गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ स्टूडियो में पहले मेहमान मौजूद हैं सतीश जेकब, जो कि न सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के करीब 4 दशक पत्रकारिता करते हुए गुजारे हैं, बल्कि इस इलाके को खासकर इराक को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों में उनका शुमार है। मीना सिंह रॉय मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड हैं वेस्ट एशिया सेंटर की IDSA की। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अमेरिकी सैनिकों के पहुँचने की से क्या मतलब निकाला जा सकता है और यहाँ से जो है हालात वो कहाँ पहुँचेंगे इराक के, और क्या वाकई जो कुछ वेस्ट एशिया में हो रहा है क्या साउथ एशिया में भी इसका असर हमें देखने को मिल सकता है। RS कल्ला साहब मौजूद हैं मेरे साथ, जो कि NHRC के फॉर्मर मेंबर हैं और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं MEA में, और ख़ासकर ये भी उन खास लोगों में शुमार हैं जो कि इराक में जिनकी पोस्टिंग रही है और इराक को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और चौथे और आखिरी मेहमान मौजूद
मौजूद होंगे सैयद फैसल अली, जो कि ग्रुप एडिटर हैं सहारा उर्दू के। जो सैयद फैसल अली हैं, उन्होंने भी इस इलाके का दौरा किया है और कई महीने यहाँ रहकर इराक के कई अलग अलग शहरों से रिपोर्टिंग भी की है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे आसपास जितने भी मेहमान हैं चारों, सभी काफ़ी तजुर्बेकार हैं और इस मुद्दे को बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सतीश जेकब जी, ये बताइए कि फ़िलहाल जब अमेरिका ये कहता है कि उन्होंने जिस तरह से बराक ओबामा ने सेंटेंस का इस्तेमाल किया है कि US इज़ कमिंग टू हेल्प, अमेरिका मदद के लिए आ रहा है, सिर्फ यही क्यों एक टिपिंग ब्रेकिंग पॉइंट रहा जहां अमेरिका ने ये तय किया कि उसे अब आकर हमले करने होंगे? क्योंकि ये मांग तो बहुत पहले से उठाई जा रही थी लेकिन अमेरिका मना करता रहा। देखिए, इसको बड़े गौर से हमें लेना चाहिए कि बराक ओबामा ने वाकई कहा क्या है, किन लफ्ज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो उन्होंने कतई भी ये अपनी मर्ज़ी ज़ाहिर नहीं की है कि वो आल नूरी जो इराक़ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मदद के लिए आ रहे हैं, उनके सख्त ख़िलाफ़ हैं। बल्कि शुरू में तो ये था कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये इरादा था कि वो इंतज़ार करेंगे कि उनकी जगह दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा तब जाएंगे। और जो आप जो हमले करने की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इस बचाव से कर रहे हैं कि एक बहुत छोटी सी कौम है जिसको यजीदीज़ कहते हैं, वो सिर्फ 7 लाख के करीब है पूरी दुनिया में, और बड़े शांति अमन किस्म के लोग, दुनिया से उनका लेना देना नहीं, अपनी दुनिया में रहते हैं। उनके पीछे पड़ गए हैं ये आपके इराक स्टेट वाले, इस्लामिक स्टेट वाले, और वो बेचारे लड़ाई से बहुत घबराते हैं। वो डर के मारे अपने शहर और गांव छोड़ के, और अभी बताया जा रहा है कि 40,000 लोग हैं एक पहाड़ी पे अकेले पड़े हुए हैं वीरान। संजर एक जगह थी जहाँ के रहने वाले हैं, वो छोड़ के डर के मारे पहाड़ों पे जंगलों में जाकर रुके। वहाँ 50 बच्चे उनके मर चुके हैं डिहाइड्रेशन से, भूख से, बहुत बुरा हाल है उनका। तो उनके बचाव के लिए अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशंस ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इनके बचाव के लिए कुछ किया जाए। तो यूनाइटेड नेशंस एक इमरजेंसी मीटिंग हुई कि इसके लिए क्या किया जाए। उसके बाद अमेरिका ने फैसला किया कि उनकी मदद के लिए कि ये जो इस्लामिक स्टेट के जो दहशतगर्द जो भी कहिए, वो पहाड़ी मतलब वो दे आर ऑन दी स्लोप्स, उनको वहाँ से हटाने के लिए उनके ऊपर लिमिटेड। यानी आप इसको एक तरह से जज्बाती फैसला मान रहे हैं, इसमें आप कोई बहुत हार्डकोर पॉलिटिक्स राजनीति देखने की कोशिश नहीं कर रहे। आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये हो रहा है, तो उसमें ये नहीं है कि कोई वहाँ इराक सरकार को कोई ज़्यादा ख़ास रिलीफ अभी तक तो मैं नहीं समझता कि वो करेंगे। मीरा सिंह रॉय, ये बताइए कि बहुत दिलचस्प सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि हफ्तों से हम इस संकट को पनपते हुए देख रहे हैं, बिल्ड होते हुए देख रहे हैं, दुनिया खामोशी से देख रही है। कई बार जो है वो कंपैरिजन भी ड्रॉ किए जाते हैं कि फ़िलिस्तीन में 2000 लोग मरे तो इतना हंगामा हो गया, और इराक में देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, दुनिया खामोश है। आपको क्या लगता है कि ये अब जो इंटरवेंशन है अमेरिका का, ये आईसिस को कितना नुकसान पहुँचा सकता है? किस तरह का इंटरवेंशन होगा, ये किस तरह से किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक वेस्ट एशिया का सवाल है, इस वक्त स्थिति बहुत ही क्रिटिकल कहना चाहिए। और इराक में तो ये जो अभी एक जैसा अभी इन्होंने जैकब साहब ने बताया कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन देखना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में खुद वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इन पीस लविंग सेकुलर जो लोग हैं वो ही नहीं है, बल्कि वो सबको, मतलब उन्होंने तो कैलिफेट डिक्लेयर किया और वो चाहते हैं अपनी आइडियोलॉजी, अपनी इस्लामिक स्टेट, और वो उन्हीं को, जो भी क्रिश्चियंस हैं या सेकुलर लोग हैं, वो सबको वो मानते नहीं हैं, वो तो कहते हैं काफिर मानते हैं, और ये कहते हैं कि भाई इनको या तो ये इस्लाम में कन्वर्ट हो या फिर उनको मारो आप, या छोड़ के चले जाए, या वो छोड़। लेकिन बीच में ये भी बात आई थी कि शायद वो लोग अगर जजिया देते हैं, अगर टैक्स देते हैं तो उनको छोड़ा जा सकता है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। नहीं, ये आईएस जो है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही कहना चाहिए आइडियोलॉजिकली ड्रिवन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं मानती हूँ इनको। और इनके तौर तरीके जो आप इराक में जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जेनोसाइड नहीं होना चाहिए, तो वो आपको बचाना पड़ेगा। तो वहाँ पे अंदर से भी काफ़ी उन पे प्रेशर है। और किस तरह से होगा ये हमला, कैसे किया जाएगा, कैसे इसको अंजाम दिया जाएगा? जो अभी तक के जो स्टेटमेंट हुए हैं, मतलब एरियल बॉम्बिंग्स वो लिमिटेड जो करे जाएंगे। तो क्या वो पॉकेट्स आइडेंटिफाइड हैं पूरी तरीके से कि जहाँ ये लोग हैं, क्योंकि वहाँ तो आम शहरी भी हो सकते हैं? नहीं, वो तो जंगल है, संजर एक जगह है, बड़ी आइसोलेटेड जगह है, और ये लोग डर के मारे घर वर छोड़ के
वो जंगल में पहाड़ों पे चले गए, तो वो बड़ी क्लियरली सैटेलाइट। तो क्या ये भी बात हो रही है कि इनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है? क्योंकि हमें जो मैं पढ़ रही थी उसमें ये भी था कि इनको फौरी मदद पहुंचाई जाएगी, जिसमें खाने के पैकेट्स और राहत का सामान वो तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या इन लोगों को, क्या ये मुमकिन है कि 40,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है, क्योंकि वो इतने परेशान और ऐसी बुरी हालत में है कि अगर उनसे अगर बचाना है आपको इस्लामिक स्टेट से, बाय द वे अब उनका नाम आईएसएस नहीं है, उन्होंने अपना नाम अब आईएस कर दिया है, इस्लामिक स्टेट वो उड़ा दिया उन्होंने पीछे, तो इस्लामिक स्टेट है, तो उससे सीरिया से अब ताल्लुक नहीं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि अब चूंकि नहीं, वो कहते हैं सीरिया भी हमारे नहीं, और फिर ये है कि अभी 21वीं सदी के खलीफा जब बन गए हैं तो फिर उसमें सीरिया और इराक, वो कहते हैं इस्लामिक स्टेट है, वो सीरिया और इराक सबको मिला के वो स्टेट रहेगी। जी हाँ, आरिस कल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आरिस कल्ला साहब, एक तरफ ये आर्गुमेंट है जो यहाँ मेरे दोनों मेहमान दे रहे हैं कि दरअसल इन लोगों को सिर्फ आतंकवादी, दहशतगर्द कहा जा सकता है, जो एक ख़ास मजहब को पूरे लोगों के ऊपर फैलाना चाहते हैं, और बहुत ही उसकी जो एक क्या कहना चाहिए संकीर्ण जो उसकी एक परिभाषा है उसके तहत रूल करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप ये मानते हैं वाकई कि इसमें कोई राजनीतिक इनका कंसर्न नहीं है, कोई राजनीतिक लड़ाई ये नहीं है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि सद्दाम हुसैन के वक्त में वहाँ आर्मी के जनरल थे, कर्नल थे, और उसके बाद सुन्नियों पे जिस तरह के जुल्म हुए उसके बाद इन लोगों ने आवाज़ उठाई। आप क्या मानते हैं दोनों थ्योरीज में से? देखिए, अगर आपने इराक की जो समस्या है उसको समझना है तो सबसे पहले आपको जो तेल की राजनीति है वो समझनी पड़ेगी। जो अमेरिका नीति रही है इस एरिया में वो दो चीज़ों के ऊपर हमेशा ही निर्भर रही है। पहली वो ये है कि इज़राइल जो है वो सुरक्षित रहे और इज़राइल की सुरक्षा के ऊपर एक छोटा सा कलंक भी ना लगे। दूसरी बात उनकी ये रही है कि जो तेल की निर्यात है वो बिना किसी रुकावट से चलती रहे। अब आपको याद होगा कि ये कोई पहली बार नहीं है जो आईएस वालों ने हमला किया है, लेकिन अब क्यों अमेरिका ने रिएक्शन किया, अब क्यों वो एक्ट कर रहे हैं? वो इसलिए एक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो आईएस वाले हैं ये उत्तर पूर्व की तरफ चल पड़े थे और इन्होंने वहाँ पर जो मोसुल में जो मोसुल डैम है वो कोई करीब 40 किलोमीटर है मोसुल से उत्तर पूर्व की ओर, और ये जो लोग हैं ये इस तरफ चल पड़े थे क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि ये जो कर्दिश एरिया से जो पाइपलाइन जा रही है, तेल की पाइपलाइन जो जा रही है, 2 पाइपलाइनें हैं, उनको कट किया जाए ताकि अगर कट किया जाए या उनके ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाए, क्योंकि फिर जो होगा ये सारा एरिया उनके कंट्रोल में आ जाएगा। ये अमेरिका नहीं चाहता कि किसी हालत में भी उनका ये इस पाइपलाइन के ऊपर नियंत्रण हो जाए। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे बेहतर बात यह है कि ठीक है हम जो हवाई हमले शुरू कर दें और ठीक है हम ये जो यजीदी लोग हैं उनको अगर बचाव कर लें तो हमारी दुनिया में छवि हमारी ऊपर बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने ये एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर भी कर दिया साथ में। लेकिन जो असली बात ये है कि वो ये नहीं चाहते कि ये आईएस वाले जो ये पाइपलाइन के ऊपर नियंत्रण कर लें। काफी दिलचस्प बात है जो आप कह रहे हैं। जी उनको ये भी थोड़ा सा शक पड़ गया था अमेरिका को कि ये आईएस वाले शायद अरबिल के ऊपर कब्जा ना कर लें। बिल्कुल, आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। और ये जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाउन है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल नया पेज है जिसमें आप जो जिस तरफ जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम इस पूरी लड़ाई का जिक्र करते हैं सबसे पहले ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये आईएस वाले लोग हैं कौन, ये चाहते क्या हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोग ये देखिए, ये जो लोग हैं ये एक मतलब एक संगठन के नहीं हैं। इसमें जिहादी हैं, कट्टर जिहादी भी हैं, इसमें जो सदाम के जो लॉयलिस्ट हैं वो भी हैं और जो सुन्नी ट्राइबल वाले भी हैं वो भी हैं। आपको एक ज़रूर देखा होगा जब ये लोगों ने किसी शहर के ऊपर भी कब्जा किया है जो ये कर्दिश एरिया के नज़दीक है, सुन्नी अरब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। लेकिन मैं एक अखबार में ये भी पढ़ रहा था कि जो शहर के जो सुन्नी अरब थे वो तो झंडी लेके इनकी वेलकम कर रहे थे कि ठीक है जी आप आ गए हैं। ये जो कहना कि ये बिल्कुल ही जिहादी संगठन है, ये कट्टर हैं, ये वो फलाना ठीकड़ा है, ये बिल्कुल बात मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है। इनकी कॉम्बिनेशन है, कोई एक चीज़ नहीं है। ये 4-5
क्या कहते हैं संगठनों का एक जुट बना हुआ है। यानी आप ये भी कह रहे हैं कि साथ साथ बना हुआ है क्योंकि ये चाहते हैं इसमें कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो संकीर्णता से काम ले रहे हो, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई भी है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले कि मैं फैसल अली की तरफ जाऊं, आपकी बात का सतीश जैकब जवाब देना चाहते हैं। सतीश जी देखिए, काला साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि काफ़ी ग्रुप मिले हुए, जरूर दीजिए, लेकिन इनको एक चीज़ समझनी चाहिए जो बहुत से लोग भी नहीं समझ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। वो ये है कि इस्लामिक स्टेट जो ग्रुप है और जो सदाम के जो लोग हैं वो इनके साथ एलाइज हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं हैं। उसमें 10-11 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो इनके साथ, उनका जो बेसिक एम था वो था कि जो सुन्नी एरियाज़ के पर कब्जा करना, उसमें वो इस्लामिक स्टेट के साथ थे। लेकिन इस्लामिक स्टेट का जो अपना एजेंडा है उससे बहुत सारे जो सदाम के लोग हैं वो सारे सेकुलर थे, वो रिलीजियस नहीं है। बिल्कुल। इज्जत इब्राहिम जो उनका लीडर है, ही इज अ सेकुलर गाय। लेकिन सतीश जी जो फर्क है एक बातचीत का वो ये है कि दरअसल जिस वक्त हम उन्हें ये कहते हैं ये सब दहशतगर्द हैं, ये सब आतंकवादी हैं, और ये एक तरह की धार्मिक के बारे में मानसिकता से ये ड्रिवन हो रहे हैं, तब क्या होता है कि एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू को हम सामने रखकर इनके खात्मे को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। जो काला साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोग इस तरह के हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसे भी हैं जिनकी ये राजनीतिक लड़ाई है, सिर्फ दहशतगर्दी इनका अंजाम नहीं है। जो लोगों को फिक्र है, जो लोगों को फिक्र है, जो यूनाइटेड नेशंस को फिक्र हुई है, वो सिर्फ इस्लामिक स्टेट के एजेंडे से हुई है। क्योंकि ये जो यजीदीज हैं ये बहुत छोटी तादाद है, बहुत छोटा समाज है इनका, और ये लोग बड़े हार्मलेस लोग हैं, इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, और ये तो बिल्कुल आइसोलेटेड थे, और इनका नाम भी दुनिया ने सुना था इससे पहले कि कौन लोग हैं। कि ये जब ये मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। काला साहब जल्दी से आप जवाब दीजिए, फैसल अली साहब इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इज्जत इब्राहिम को मैं एक बारी नहीं, मैं काफ़ी बारी मिल चुका हूं जब मैं राजदूत था बगदाद में, और ये कहना कि ये बिल्कुल सेकुलर हैं किस हद में ठीक है, लेकिन ये मत भूलिए कि अगर मौका मिले तो वो पूरे कट्टर भी बन सकते हैं। जैसा सूट करेगा वैसे होंगे। फैसल अली, यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज, जो अलग अलग बातें हमारे सामने आ रही हैं, जैसे सूट करेगा वैसे बन जाएंगे। बिल्कुल। फैसल अली साहब ये बताइए कि एक तरफ एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये पूरे तरीके से दहशतगर्द हैं और इनकी जो सिर्फ एक मकसद है वो ये है कि एक धर्म को उसके बहुत ही संकीर्ण जो उसकी परिभाषा है उसको पूरे लोगों के ऊपर लाद दिया जाए, और दूसरी तरफ जो काला साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें तेल की राजनीति है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ मानवीय आधार पर अमेरिका मसीहाई काम नहीं कर रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कल्ला साहब। आईएस को इस तरह से डिफाइन करना कि वो सिर्फ एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे ख्याल से इसको बहुत सिंपल डिफिनेशन होगा। ऐसा नहीं, उनका जो ओरिजिन है सही है कि वो टेररिज्म के तौर पे हुआ और पूरी जो इनकी हिस्ट्री है वो इसी से शुरू हुई, लेकिन इसको भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा हुआ क्यों। और उनके साथ जैसा कि कल्ला साहब भी कह रहे हैं और सतीश साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गए हैं, तो आखिर ये क्यों जुड़े हैं, क्या परिस्थिति ऐसी हुई, क्या सिचुएशन ऐसी हुई वहाँ पे कि लोग उनके साथ जुड़े हैं। एक बात याद रखिए आरफा कि लाखों की तादाद में दहशतगर्द या आतंकवादी नहीं होते हैं, 200, 400, 500, 700 हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ आप देखिए पूरा का पूरा काफिला चलता है। एक दूसरी बात जिस तरह से प्रोसिक्यूशन होता रहा नूरी मल्की के गवर्नमेंट में, जाहिर सी बात है उसका भी एक रिएक्शन है लोगों के बीच में। और अभी जो यूएस इंटरवेंशन हो रहा है यजीदी के नाम पे हो रहा है वो सही बात है, लेकिन कल्ला साहब की जो बात है वो बिल्कुल सही है। मोसल डैम, अगर जिन लोगों ने इराक का दौरा किया मालूम है कि मूसल डैम की क्या अहमियत है जियोग्राफिकली भी और वहाँ के सिचुएशन को देखते हुए भी, कि अगर उसके ऊपर कैप्चर करके उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं तो पूरा नॉर्थ ऑफ इराक जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। दूसरी ये कि जो पाइपलाइंस है वो सारी उसी एरिया से आती हैं। और ह्यूमन इंटरवेंशन के ऊपर आप लोग बहुत जोर दे रहे हैं। ये बताइए, ये ह्यूमन इंटरवेंशन 40,000 यजीदियों को बचाने के लिए बड़ी अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन यूएस का वहाँ क्यों नहीं हो रहा है गाजा में? यहाँ लाखों लोग फंसे पड़े हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन को आप दो तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सतीश जी कब जवाब देंगे? वापस आती हूँ आपकी तरफ। हो रहा है, लेकिन आप सतीश जी कब जवाब दे रहे हैं? फैसल साहब वापस आती हूँ कि ये क्यों नहीं है कि अगर इंसानों की फिक्र है, इंसानियत की फिक्र है तो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है? देखिए, ऐसा है कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैसल साहब ने कहा कि लाखों यजीदीज, हजारों, जैसे उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट के लाखों लोग हैं, इस्लामिक स्टेट के वो कुछ हजारों में हैं, लाखों में नहीं है। इस्लामिक स्टेट का बहुत छोटा, बहुत बड़े नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, नहीं है, और लोग हैं,
उनके साथ जो जुड़े हुए हैं। और वो आपकी क्या राय है इस पे, कितनी तादाद होगी इनकी? हालांकि जानना मुश्किल है, लेकिन क्या आप क्या समझती हैं? देखिए, ये जो इंटरवेंशन का जो बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आखिर कितने लोग हैं, आईएसआईएस जो संगठन है वो कितना बड़ा है। अभी सही तादाद में उनका जो नंबर है वो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बताना कोई 6000 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन देखिए बात यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ कहते हैं 6000 भी, कुछ लोग कहते हैं 1 लाख तक है। मतलब ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। बात ये है कि जो ये आईएस है, इसमें उन्होंने बहुत सही बोला काला साहब ने कि बहुत सारे लोग हैं, ये तो बात सही है। लेकिन जहाँ तक आईएस का जो उनके हार्डकोर जो लोग हैं, और किस वजह से ये भी विषय उठा है कि किस वजह से ये लोग एक साथ एक बैनर में आए, तो इराक में जो इस समय सुन्नियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जैसा इन्होंने बताया, मलिकी साहब ने उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया, यही वजह है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि सराउंडिंग एरिया में जो सिचुएशन थी सीरिया में, मतलब वो राइट सिचुएशन उनको मिली, उनको पनपने के लिए। जो अपना आपका इनिशियल बयान था उसे आप करेक्ट करना चाहेंगे? आपने कहा कि ये सिर्फ आतंकवादी हैं और ये सिर्फ एक तरह की बात उनमें आतंकवादी हैं, लेकिन उसमें दूसरे लोग भी हैं, दूसरे लोग तो हैं, और ये राजनीतिक लड़ाई भी है, राजनीतिक लड़ाई भी है। लेकिन जो उन्होंने जो इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया है और जो उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखा है, वो उसको मतलब बड़ा लाइटली नहीं लिया जा सकता है। वो एक ऐसा इशू है जिसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। बिल्कुल। फैसल अली, बताइए कि 2011 के बाद अब ये इंटरवेंशन तो जरूर अमेरिका ने किया है, लेकिन अगर उनके शब्दों में देखें तो बराक ओबामा ने ये कहा है कि फुल स्केल री इंगेजमेंट नहीं है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल जिस तरह से एक एयर स्ट्राइक करके बिल्कुल 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए वहां जाएंगे, जब उनका मकसद पूरा होगा वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि यहीं तक सीमित हो पाएगा क्या ये? देखिए, इसी से यूएस की जो नीयत है उस पर शक हो रहा है कि अभी एयरबिल में अटैक इन्होंने शुरू कर दिया है, यूएस अटैक वहाँ पे शुरू हो गया है, लेकिन क्या इनको पूरे तौर से आईएस के लोगों को ख़त्म किया जा सकता है इस अटैक से? मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं कल्ला साहब जो कह रहे हैं कि उनको कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है, कि उनको एक सर्टेन एरिया में जाने से रोका जाए और उनका जो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। लेकिन मैं जब ये देखता हूँ कि इराक में अभी क्या सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि इराक का कोई भी हिस्सा, पहले ये माना जा रहा था पेशमर्गा जो है वो उनको टफ फाइट देंगे, कुर्द इलाकों में नहीं जाएंगे, मोसल तक पहुंच गए हैं, कुर्दिस्तान फोर्सेस जो वो रिट्रीट कर रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे तौर पे इराक में वो फैलते चले जा रहे हैं। उसको इन एयर स्ट्राइक से कितना रोका जा सकेगा, मुझे शक लगता है। लेकिन जाहिर सी बात है एयर स्ट्राइक का असर तो होगा। जी हाँ, आरएस कल्ला साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है। पहली बात तो क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि फिलहाल रफली अगर देखें तो कितने बड़े हिस्से पर कब्जा है आईसिस का? एक नंबर 2 कि जिस तरह से पिछले दिनों में हमें खबरें ये आ रही थी कि जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कोशिश कर रहा है कि सुन्नियों को एडमिनिस्ट्रेशन में इराक के शामिल किया जाए, उनको इंसाफ देने की कोशिश की जाए, इंक्लूसिवनेस की बात हो रही थी। फिलहाल एयर स्ट्राइक्स, क्या वो जो मांगे हुई थी वो पीछे हट गई हैं, या अभी भी जो नूरुल अल मलिकी हैं वो अभी भी डेंजर में है उनकी पोजीशन? देखिए, जो बगदाद की सरकार का जो संगठन उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि ये नई सरकार बन जाए, उसका अमेरिका में काफ़ी हाथ है। लेकिन ये मत भूलिए कि ईरान का भी हाथ है उसमें, और दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने लोग हैं इनको जो सपोर्ट करते हैं, अगर वो सरकार में आ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, बगदाद सरकार में हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो तो अब शियाइट ही होगा, क्योंकि जो उनकी जो जनसंख्या है शियाइट्स की वो सबसे ज़्यादा 60% के करीब है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री बनेगा वो तो शियाई बनेगा। अब देखने की बात है कि कौन सा आपको चाहिए। अब नूरी अल मलिकी की जो मुश्किल है वो ये है कि जो उसने अपने 3-4 साल 5 साल पिछले राज किया, उसने खूब मतलब ज़बरदस्त राज किया, और अब उसको डर लग रहा है कि अगर मैं गद्दी छोड़ दूं तो कहीं उसके जो फैमिली है या खुद हैं उनकी अपनी हत्या ना हो जाए। उनको ये डर लग रहा है। दूसरी बात, उनको ये लग रहा है कि ये जो राजनीति चल रही है बगदाद में, ये सिर्फ एक ही इसका मकसद है, वो ये है कि नूरी अल मलिकी को कुर्सी छोड़ के और बाहर निकल जाना चाहिए। अब रही एक्सक्लूसिवनेस की बात और रही कि सब इंक्लूसिव होना चाहिए, बात तो ये है कि जब बगदाद की सरकार बनेगी उसमें शियाइट भी होंगे, सुन्नी भी होंगे और कुर्दी भी होंगे, तब तक की वो सरकार चल सकती। लेकिन जो डोमिनेशन है
वो जैसे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर हो या ऑयल मिनिस्ट्री के ऊपर हो, ये जो तीन जो सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर कब्जा सिर्फ शियाइट का रहेगा और वो किसी को और नहीं पूरी तरह से पलट गया है सद्दाम हुसैन के दौर में। हालांकि वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन से आते थे, उसके बाद भी जो है वो कहीं ना कहीं सुन्नियों का कब्जा देखा गया। अब दोबारा दिन पलटे हैं और सुन्नी शिया जो है वो वापस मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और ज़्यादातर कब्जा उनका होगा। लेकिन सैयद फैसल अली, आप ये बताइए कि अब इराक यहाँ से कहाँ जा रहा है, हम कहाँ देख रहे हैं इराक का भविष्य? बातें तो यहाँ तक हो रही थी कि वही तीन हिस्से जो अलग अलग हमेशा नजर आते हैं इराक के, जिनको जोड़कर एक देश बनाया गया, वापस कहीं ना कहीं वो टूटन नजर आने लगी है। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है आरफा कि जिस तरह से इराक में अभी जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से आईएस के लोग आगे बढ़ रहे हैं और नूरी अल-मल्की की सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसा माना जा रहा था कि फुआद मासूम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक स्पीकर भी आ गया सुन्नी, उसके बाद ये लग रहा था कि ये हटेंगे, लेकिन जिस तरह से ईरान इनको पूरे तौर पे सपोर्ट कर रही है कि वो फिर से नूरी अल-मल्की ही वहाँ के प्रधानमंत्री हो, तो मुझे नहीं लगता है कि रिकंसिलिएशन के लिए कोई रास्ता बचेगा। रिकंसिलिएशन इज द ओनली वे आउट। रिकंसिलिएशन नहीं होता है। ईरान का जो नया एंगल जोड़ा है, ईरान पे भी सवाल पूछ लेती हूँ कि ईरान जो अमेरिका आ रहा है तस्वीर में, तो क्या उनका ध्रुव विरोधी ईरान, उसको भी कोई जगह मिलेगी या वाकई हम अलकायदा की तरह देखेंगे कि ईरान और अमेरिका साथ में मिलकर काम कर रहे हैं इराक में? देखिए, अभी सिचुएशन बहुत वहाँ पे इंटरेस्टिंग हो गई है कि आईएस के खिलाफ ईरान भी है और अमेरिका अब उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में ईरान क्या स्टैंड लेता है, किस तरह से बात करता है, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। चूँकि अभी बमबारी शुरू हुई है, तुरंत रिमार्क्स उसके कमेंट्स कुछ नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे ये लगता है कि जब तक इन दोनों के इन्फ्लुएंस को ख़त्म नहीं किया जाएगा इराक में, तब तक इराक में सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। ये बिल्कुल तय है कि वहाँ का प्रॉब्लम है, इंटरनल इशू है। वहाँ पर बरसों बरस से हिस्ट्री रही है कि सुन्नी, कुर्द और शिया एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, सद्दाम के पीरियड में ज्यादतियां हुई, उसका ये मतलब नहीं है कि फिर से वो चीज़ अब शिया जो है वो सुन्नियों के साथ करें। यही स्थिति बनी हुई है। जब तक सोशल रिकंसिलिएशन नहीं होगा, इस सिचुएशन बहुत महत्वपूर्ण बात है सोशल रिकंसिलिएशन, सामाजिक जो कहीं ना कहीं एक दूसरे एकता फिर से, या फिर हम कह लें इस नाम को अगर कहना चाहें। ये बताइए सतीश जैकब की, वाकई आप ये देख रहे हैं कि अमेरिकी पैर जब से पड़े, सद्दाम हुसैन ने जो जुल्म किए, ज्यादतियां की, वो अपनी जगह हैं, लेकिन अमेरिकी पैर पड़ने के बाद से जो तस्वीर बन रही है इराक की, आपको लगता है कि इसका सुधरना इतना आसान भी नहीं है? देखिए, सद्दाम हुसैन के लिए बहुत कुछ कहा गया कि बड़े बेदर्दी से उन्होंने लोगों को मारा ये करा, लेकिन सद्दाम हुसैन के ज़माने में इराक एक कंट्री था। उस ज़माने हमने कभी नहीं सुना इतनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सुन्नी और शियाओं के अंदर इतना नहीं था। शायद दबाव के कारण नहीं था, कुछ भी था, अमन था। मैं वहाँ रहकर आया हूँ उस ज़माने में, मुझे देखा मैंने खुद आंखों से जो कुछ था ये। और जो कुर्द हैं वो आज से नहीं, कम से कम उनको 70-75 साल से वो डिमांड कर रहे हैं अपने एरिया की, और वो ले रहे हैं। ईरान में भी काफ़ी उनकी आबादी है पहाड़ों पे, इराक में भी है और टर्की में भी। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बड़ा आइडियल होगा कि ये एक साथ मिल जाएं, लेकिन मैं नहीं समझता ये कभी एक साथ मिलेंगे, नहीं हो पाएगा। यानी कि मेरे को जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो सुन्नियों का पर कब्जा किया है आईएस ने, वो शायद उनके पास रहेगा। मैं नहीं समझता कि अल-नूरी या कोई और सरकार आती है बगदाद में, वो उनसे छुड़ा पाएगी। दो वाक़े आखिरी। नहीं, ये जो रिकंसिलिएशन की बात हो रही है, ये कोई इतना आसान नहीं होने वाला है। जो स्थिति इस समय इराक में है, ये मान लेना कि बहुत जल्दी रिकंसिलिएशन हो जाएगा, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये एक बहुत लंबी, लगता है कि और ख़तरनाक दिन जो हैं वो इराक का इंतजार कर रहे हैं। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मीना सिंह रॉय, सतीश जैकब, सैयद फैसल अली और आरिस खाला साहब। तो साफ तौर पर जिस तरह से जैसे भी जुल्म ज़्यादतियाँ ज़रूर हमने देखी, लेकिन जिस तानाशाही के दौर में इराक ज़रूर एक कम से कम लगा करता था, वो खून खराबा, वो सब कुछ नहीं देखा गया था, लेकिन अब लगता है कि इराक और ज़्यादा जटिलताओं के दौर में लगता है प्रवेश कर गया है। इसी के साथ इतना ही।